गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नियोजन यानी कि प्लानिंग। आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है जो है प्लानिंग एंड इट्स टाइप, मतलब नियोजन और उसके प्रकार। तो ये पहला पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे कि नियोजन क्या होता है, कब से शुरू हुआ और इसके क्या उद्देश्य होते हैं, किन उद्देश्यों के साथ इसको शुरू किया जाता है। फिर इसके प्रकार और उसकी महत्व के बारे में हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि नियोजन की शुरुआत कब हुई थी। नियोजन जिसका कि मतलब आर्थिक नियोजन से है, वैसे नियोजन दोनों प्रकार का हो सकता है, आर्थिक नियोजन और सामाजिक नियोजन। भारत में नियोजन की जिस व्यवस्था को अपनाया गया था उन्हें पंचवर्षीय योजनाएं, यानी कि हमने नियोजन का वो प्रकार अपनाया जो पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता था। उन पंचवर्षीय योजनाओं में हम दोनों प्रकार का नियोजन करते थे, आर्थिक नियोजन भी और सामाजिक नियोजन भी। यानी कि हम ये डिसाइड करते थे कि हमें अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ बनानी है और उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और हमें अपना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या सामाजिक सेवाएं जिनमें कि शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा शामिल होती है, उनको किस प्रकार से मतलब उनकी पॉलिसी को कैसे बनाना है और उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो देखिए, नियोजन जो है वो 20वीं शताब्दी की देन है। सबसे पहले सारी जो न्यू डेवलपमेंट्स हुए हैं उनका लिंक अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति हुई थी उससे जुड़ा हुआ है। जैसे समाजवाद का विकास है, और औद्योगिक क्रांति के बाद में नगरों का विकास हुआ है, समाजवाद का विकास हुआ है, बहुत सारी नई विचारधाराओं का जन्म हुआ है। उनमें से एक नियोजन प्रणाली भी है। तो हुआ क्या कि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो नए प्रकार की उत्पादन प्रणाली का जन्म हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी, बड़े स्तर पर उत्पादन होने लगा। तो इससे ये सब किसने किया? पूंजीपतियों ने किया, यानी कि जिनके पास पूंजी थी उन लोगों ने शुरू किया। तो निजी संपत्ति के अधिकार को इसमें निजी संपत्ति के अधिकार को मान्यता दी गई थी। लेकिन बाद में जब ये होने लगा, जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी, तब ये रियलाइज़ किया गया कि पूंजीवाद के विकास से बहुत सारी विसंगतियां पैदा हो गई हैं। मज़दूरों का शोषण होने लगा है, और पूंजीवाद की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी एनक्लेव इकोनॉमी का डेवलपमेंट होना। एनक्लेव इकोनॉमी क्या होती है? एनक्लेव इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें कुछ विशिष्ट क्षेत्रों का बहुत विकास होता है, जबकि बाकी के क्षेत्र जो है वो उतने अच्छे विकसित नहीं हो पाते। अब छोटे देशों में जहाँ पॉपुलेशन कम है वहाँ तो फिर भी एक बार को एनक्लेव इकोनॉमी थोड़ा सरवाइव कर जाती है। लेकिन बड़े देश जैसे भारत जैसे देश हैं जहाँ पर बहुत बड़ी जनसंख्या को हमें आधार प्रदान करना है, वहाँ पर एनक्लेव इकोनॉमी का सिस्टम ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाता है। वैसे रूस ने जब इसकी शुरुआत की थी तो रूस भी एक बहुत बड़ा देश था। वहाँ का अलग तरह का भौगोलिक विकास है जो अलग अलग है। कुछ जगहों पर बहुत पहाड़ी एरिया हैं रूस में, कई जगहों पर मैदान है, कई जगहों पर कुछ है। तो वहाँ वो एनक्लेव इकोनॉमी जो डेवलप होती उसका सिस्टम ठीक नहीं होता। तो सबसे पहले जो नियोजन विचार का सूत्रपात हुआ था वो 1928 में पहली पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ ने लागू की थी, और वहाँ से वो लागू हुआ है समाजवादी विचार के साथ में। तो आर्थिक नियोजन से अभिप्राय क्या होता है? यह एक केंद्रीय सत्ता द्वारा देश में उपलब्ध प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों को संतुलित ढंग से एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। देखिए, इसमें बाकी जब हम इसके उद्देश्य पढ़ेंगे तब आते जाएंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि सरकार जो होती है वो डिसाइड करती है कि उसको कौन से गोल अचीव करने हैं, उन्हें किस प्रकार से अचीव किया जाएगा और कितने समय में अचीव कर लिया जाएगा। यानी कि इसमें सब कुछ प्लान्ड होता है। तो आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, नियोजन एक ऐसी योजना है जिसमें आर्थिक क्षेत्र में राजकीय हस्तक्षेप और राज्य की साझेदारी होती है। मतलब सरकार खुद भी उसमें शामिल होती है और बाकी के सभी क्षेत्रों तक भी अपनी पहुंच रखती है। उन्हें निर्देशित करने की, उन्हें नियंत्रित करने की, उन्हें विनियमित करने की शक्ति राज्य के पास होती है। नियोजन निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन होता है, यानी कि इसमें लक्ष्यों को निर्धारित कर दिया जाता है।
इसमें इसका जो उद्देश्य होता है वो सामाजिक जो सर्विसेज होती हैं, जिन्हें सोशल सर्विसेज कहते हैं, उनके स्तर को ऊपर उठाना होता है। यानी ये अपने नागरिकों के जीवन स्तर को कुल मिला के ऊपर उठाना चाहते हैं। मतलब सभी नागरिकों के। पूंजीवाद में सिर्फ पूंजीपतियों का बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन जो मजदूर वर्ग होता है वो शोषित और दमित रह जाते हैं। लेकिन नियोजन जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसका जन्म समाजवाद के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें कोशिश की जाती है कि सभी नागरिकों का जीवन स्तर जो है वो ऊपर उठे। नियोजन उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करने का तरीका होता है। संसाधनों का एक्चुअली प्रयोग ही नियोजन के थ्रू किया जा सकता है। अगर हम प्लानिंग के बगैर रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो ज़्यादातर रिसोर्सेज वेस्ट ही होते हैं। नियोजन में उद्देश्यों का निर्धारण विचारपूर्वक किया जाता है, यानी कि उद्देश्य सरकार द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, उसके लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं और साथ ही उन उद्देश्यों की पूर्ति कितने समय में कर ली जाएगी ये भी निर्धारित कर दिया जाता है। अब आता है नियोजन का उद्देश्य। तो नियोजन के देखिए 3 उद्देश्य हैं। इसके बाद में मुझे कुछ और अच्छे भी मिले थे, तो मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। आप जो अपने नोट्स बनाएं तो सबको मिला करके कॉन्क्रीट नोट्स आप बना सकते हैं। आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और राजनीतिक उद्देश्य। सबसे इम्पॉर्टेंट नियोजन, क्योंकि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इसके आर्थिक जो उद्देश्य होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले उत्पादन में वृद्धि। आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य देश में उपलब्ध भौतिक और मानवीय संसाधनों को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे किया जा सकता है उस पर फोकस होता है। यानी कि ये उत्पादन में वृद्धि इसका मुख्य उद्देश्य होता है। जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों चाहे वो फिज़िकल रिसोर्सेज हों, दोनों का यूज़ बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे किया जाए। आय की समानता, मैं आपको अभी ऊपर भी बता चुकी हूँ ये बात कि पूंजीवाद में आय की समानता कभी सुनिश्चित नहीं होती। पूंजीपति वर्ग के पास ज़्यादा पैसा आता है, जबकि जो किसान हैं या जो कहने श्रमिक हैं वो हमेशा शोषित और दमित रह जाते हैं। तो इसमें कोशिश करती है सरकार कि विभिन्न वर्गों तक आय की समानता बनाए रखी जाए, आय का समान वितरण हो। संसाधनों का उचित उपयोग होता है। उपलब्ध संसाधन जो होते हैं उनका बेहतरीन प्रयोग करने का प्रयास किया जाता है। पूर्ण रोजगार की स्थिति, मतलब पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। कोशिश की जाती है शब्द का मैं इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना व्यवहारिक रूप से पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कोशिश की जाती है कि उत्पादन में वृद्धि होगी। उत्पादन में वृद्धि से राष्ट्रीय विकास होगा, राष्ट्रीय विकास से रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ने से फिर से राष्ट्रीय विकास बढ़ेगा। यानी कि ये दोनों इंटरलिंक्ड चीज़ें होती हैं। अगर रोजगार में वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास बढ़ जाता है और आर्थिक विकास बढ़ता है तो रोजगार बढ़ जाता है। अवसर की समानता, अगर पूंजीवाद में आय की समानता नहीं है तो अवसर की समानता भी नहीं होगी। तो इसमें कोशिश की जाती है नियोजन में कि सभी को जीविकोपार्जन का समान अवसर प्राप्त हो सके। साथ ही ये बहुत नियोजन के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में सुधार और प्रशिक्षण देकर लोगों की कुशलता में वृद्धि की जाती है। यानी कि ये बहुत सारे तरीके अपनाते हैं इस बात के कि ज़्यादा से ज़्यादा आय का समान वितरण हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त हो, उन्हें अवसर की समानता प्राप्त हो। तो उसके लिए सरकारें शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षण व्यवस्था सब कुछ सुधारने का प्रयास करती है। संतुलित विकास, मतलब एनक्लेव इकोनॉमी जो मैं आपको बता रही थी, पूंजीवाद में विकसित होती है। कुछ क्षेत्रों का बहुत अच्छा विकास होता है, कुछ का नहीं होता है। लेकिन नियोजन में ये कोशिश की जाती है कि जहाँ देश के ऐसे भाग हैं जो पिछड़े हुए हैं या जो अविकसित हैं, उनका भी प्रॉपर तरीके से विकास हो, वहाँ भी उद्योगों और कृषि का उसी प्रकार से विकास हो जैसा कि किसी विकसित क्षेत्र में होता है। फिर इसके सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक सुरक्षा पहला उद्देश्य, नागरिकों को, श्रमिकों को पर्याप्त आय के अवसर मिलें, वो एक उचित जीवन स्तर व्यतीत कर सकें, उन्हें चिकित्सा व्यवस्था मिले, उनको बेरोजगारी भत्ता मिले, उनको पेंशन मिले, वृद्धावस्था पेंशन मिले। इस तरह के सामाजिक सुरक्षा के उपबंध नियोजन में किए जाते हैं। सामाजिक न्याय, सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के भेदभाव होते हैं, चाहे जाति से संबंधित हों, धर्म से संबंधित हों, लिंग भेद से संबंधित हों, सबको भुलाकर सभी व्यक्तियों के समान विकास की बात इसमें की जाती है। फिर उसके बाद आता है राजनीतिक उद्देश्य। राजनीतिक उद्देश्य नियोजन के क्या होते हैं? देश की सुरक्षा का उद्देश्य होता है, क्योंकि जो राष्ट्र जितना ज़्यादा
आर्थिक रूप से सशक्त होता है वही देश अपने देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा दोनों को प्राप्त कर पाता है, शांति की स्थापना कर पाता है। तो इसमें जो कोशिश होती है वो ये होती है कि आर्थिक विकास इस स्तर पर हो कि राष्ट्र जो है अपनी सुरक्षा कर सके, शांति व्यवस्था को बनाए रखा जा सके और रीति रिवाजों में परिवर्तन, शिक्षा के प्रचार प्रसार के द्वारा सामाजिक प्रथाओं के साथ साथ भावी पीढ़ी का जीवन स्तर विकसित अवस्थाओं के अनुकूल बनाया जाता है। तो ये इसके राजनीतिक उद्देश्य होते हैं। ये इसके बाद देखिए नीचे एक और पॉइंट है, सेम ही है जैसे मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था, ये मैंने हेडिंग्स में मिल गया मुझे, अच्छा तो मुझे अच्छा लगा, मैंने ऐड कर दिया इसमें, जिसमें बता रखा है कि आर्थिक उद्देश्य क्या है, सामाजिक उद्देश्य क्या है और राजनीतिक उद्देश्य क्या है। नीचे इसके कुछ कॉमन उद्देश्य दिए गए हैं। जैसे आपसे अगर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नियोजन से आप क्या समझते हैं और नियोजन व्यवस्था अपनाने के क्या उद्देश्य होते हैं, तो आप बड़े क्वेश्चन में सब पॉइंट्स में बांट करके लिख सकते हैं कि आर्थिक उद्देश्य ये हैं, सामाजिक उद्देश्य ये हैं और राजनीतिक उद्देश्य ये हैं। उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपसे छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है 200 वर्ड्स का या 50 वर्ड्स का, तो आप इसमें से पॉइंट देख सकते हैं। पहला है नियोजन कार्य विशेष के निष्पादन के लिए भावी आवश्यक रूपरेखा बनाकर एक दिशा प्रदान करना होता है। ये नियोजन का वास्तव में अर्थ है कि इसमें हमेशा भावी रूपरेखा बनाई जाती है कि हम किसी क्षेत्र के विकास के लिए, उसके आर्थिक विकास के लिए, उसके सामाजिक विकास के लिए किस प्रकार से काम करेंगे। नियोजन के माध्यम से संगठन से संबंधित व्यक्तियों को संगठन के लक्ष्यों और इन्हें प्राप्त करने की विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। यानी कि किसी हर ऑर्गेनाइजेशन को अपना टारगेट पता होता है कि उसको क्या काम करना है और किस प्रकार से करना है। नियोजन संगठन की विविध क्रियाओं में एकात्मकता लाता है, नीतियों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होती है। मतलब अगर कोई गोल किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है तो उसका जो आंतरिक समन्वय है वो भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है, वो ज़्यादा मिलजुल कर काम कर पाते हैं। नियोजन उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन है, यानी कि कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, उसका जो नियोजन है वो चयन करता है। भावी पूर्वानुमानों के आधार पर वर्तमान की योजनाएं बनाई जाती हैं, यानी कि पहले से ही अज्यूम कर लिया जाता है कि इस चीज़ को इस चीज़ रिसोर्स को अगर हम यूज़ करेंगे तो उसके क्या रिजल्ट आएंगे, उसी के आधार पर योजनाएं बनाई जाती हैं। नियोजन का उद्देश्य संस्था के भौतिक और मानवीय संसाधनों में समन्वय स्थापित करना भी होता है। नियोजन में भविष्य की कल्पना की जाती है, परिणामों का पूर्वानुमान लगाया जाता है, संस्था की जोखिमों और संभावनाओं को जांचा परखा जाता है। यानी कि ये वृहद स्तर पर कार्य करता है। नियोजन के परिणाम स्वरूप संगठन में ऐसे वातावरण का सृजन होता है जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि सभी संगठनों के पास अपनी अपनी रूपरेखाएं होती हैं कि उन्हें किस तरह के टारगेट अचीव करने हैं, तो वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से टारगेट को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। नियोजन में योजनानुसार कार्य को पूरा किया जाता है, जिससे कि अधिक सरल तरीके से लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इससे संगठन में स्वस्थ वातावरण का विकास होता है और नियोजन समग्र रूप से संगठन के लक्ष्यों, नीतियों, उद्देश्यों, कार्यविधियों आदि में समन्वय स्थापित करता है। तो देखिए इसमें जो ज़्यादातर पॉइंट है ना वो ये हैं कि नियोजन से किसी संगठन को में किस प्रकार से बदलाव आता है, या ऑर्गेनाइजेशन जो किसी लक्ष्य के लिए काम कर रही है, अगर उसे नियोजित तरीके से काम करने के लिए कहा जाए तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, किस प्रकार से सुसंबद्धता बनती है, उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास होता है, उनके पास अपने लक्ष्य होते हैं, ज़्यादा सुस्पष्ट होते हैं, आपसी समन्वय बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये पॉइंट अगर आपसे घुमा के ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसी संगठन में किस प्रकार के बदलाव आते हैं, या एक संगठनात्मक व्यवस्था में नियोजन से क्या परिवर्तन आते हैं, या क्या महत्व रखता है एक संगठन, नियोजन एक संगठन के लिए क्या महत्व रखता है, इस प्रकार का अगर कोई घुमा हुआ प्रश्न भी आए तो आप इन पॉइंट्स के थ्रू से अप्रोच कर सकते हैं। ये नियोजन का पार्ट 1 है। अब मैं आपको नेक्स्ट नियोजन का पार्ट 2 बताऊंगी, जिसमें हम नियोजन के प्रकार और उसके बाद इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।